ओके ओके, लाइट कुछ अलग आ रहा है. ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन. एम आई ऑडिबल टू ऑनलाइन स्टूडेंट्स? जिसको दिखा कर ये लड़की और आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? अभी आ रही है? आ रही है मैम. आ रही है ना? क्लियर है? क्लियर है मैम. ओके, आपको आ रही है? ओके, तो कल की क्लास क्लियर है? किसी को कोई डाउट है अभी तक जो हमने पढ़े हैं कल फर्स्ट क्लास में? आप लोग नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगी कि कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है. हाँ, मैं आप लोगों को कल बताई थी कि कमर्शियल लॉ के जो 30 मार्क्स हैं और एक्चुअली 30% जो है वो हमारे टॉपिक में, और जो प्रीवियस ईयर में जो कुछ क्वेश्चंस है वो किन सब्जेक्ट से और किस टॉपिक से आया है उसका मैंने थोड़ा स्टडी करके एक बनाई हुई हूँ, आप लोग देख सकते हैं. तो आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पर हमारे 6 चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट हमने कल कवर करने की कोशिश की है, और पहले के अलावा जो 2, 3, 4, 5, 6 हैं ये सारे एक्ट्स हैं. एक्ट्स है मतलब इनमें प्रोविजंस होंगे, थोड़े से तो हमें ध्यान देने पड़ेंगे. प्रोविजंस प्लस उनके नेम क्या है, डेफिनेशंस क्या है, ये सब कुछ. तो हम लोग आज से एक एडीआर पढ़ेंगे और उसके बाद आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही सॉरी ये 1872 होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से आए हुए हैं. जो इंटर का दिसंबर का एग्ज़ाम था उसमें 5 MCQs आए थे कमर्शियल लॉ ओवरऑल से. उसके बाद देयर वाज 7 मार्क्स ईच के 4 क्वेश्चन थे, मतलब 2 क्वेश्चन थे एक्चुअली, लेकिन हर 2 क्वेश्चन में 2 और क्वेश्चन थे, 2 पार्ट्स थे. तो देयर वर टोटल 4 क्वेश्चंस. जनरली उसमें क्वेश्चंस थे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, पार्टनरशिप एक्ट से एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट से, जो कि हम अभी पढ़ेंगे. और एक प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन था विच वॉज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो आप देख रहे हैं कि एक मेजर पोर्शन है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आया हुआ है, तो हम उन पर ध्यान देंगे. उसके साथ ही साथ मैंने कुछ ऐसे की एरियाज़ आइडेंटिफाई की हूँ जिसमें से क्वेश्चंस रिकरिंग है, मतलब बार बार आते हैं इन अभी तक आए हुए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में. जैसे कि कॉशी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट के हैं. इसके बाद जो कलर डिफरेंस है ये है सेल ऑफ गुड्स एक्ट से. देन येलो वाले हैं पार्टनरशिप एक्ट से, ग्रीन वाले हैं ये आए हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, और ये जो क्वेश्चन है पर्पल ये LLP एक्ट से है. ठीक है, इससे मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी सो दैट आप लोग को भी एक आइडिया हो जाएगा. क्लियर है? हम इसी के हिसाब से चलेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे लेकिन मेन फोकस इन एरियाज़ में करेंगे, ये की एरियाज़ है हमारे. ठीक है, और ये भी मैं आपसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. ये मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे, कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब जिसके क्वेश्चन और आंसर होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे. तो ये टोटल 10-11 क्वेश्चंस है जिसमें आप ट्राई कर सकते हैं कि हम जो अभी पढ़ेंगे अलग अलग एक्ट्स में से, तो यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ठीक है, ये भी मैं शेयर कर दूंगी, मतलब एक आइडिया मिलेगा आपको कि ये तो आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी उसमें तो हम लोग उसे क्लास में डिस्कस भी करेंगे. ठीक है, तो सिंस कल की क्लास में कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को कोई कोई भी डाउट नहीं है. तो अब हम शुरू करते हैं 1.6, दैट इज़ ADR.
ADR का मतलब है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जब भी कभी भी कोई डिस्प्यूट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट, या फिर हाँ कॉन्फ्लिक्ट ठीक है, कैसे अराइज होता है? जब एक पर्सन when a person is saying one thing and other person is denying that thing। अब दोनों ही पर्सन सेम बात बोलेंगे तो उसमें तो डिस्प्यूट नहीं होगा ना। एक पर्सन कुछ और बोल रहा है, दूसरा पर्सन कुछ और बोल रहा है, इस वजह से क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है। अब कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो लोग कहाँ जाते हैं रिजॉल्व करवाने के लिए? कोर्ट्स ऑफ लॉ जाते हैं। कोर्ट्स ऑफ लॉ जाने में क्या क्या मतलब एडवांटेजेस तो हैं ही कि फाइनल कंक्लूसिव डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा आपको मानना होगा, बट देयर आर कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस पूरे तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि कोर्ट के अलावा कोई ऐसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में जाना जो कि जिसमें पर्सन को कोर्ट ना जाना पड़े, क्योंकि कोर्ट में क्या होता है कि बहुत लंबी डिलेज हो सकती हैं, ठीक है, कोर्ट फीस पे करनी होगी, तो ये सारी चीज़ों के लिए, और कब तक चलते रहेगा किसी को कोई आइडिया नहीं है, बहुत सारी प्रोसीजर होती है वो फॉलो करनी पड़ेगी। तो अगर कोई इसके अलावा अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करना चाहता है शॉर्ट टाइम में, कम एक्सपेंडिचर में, तो बेस्ट वे है कि दे कैन गो फॉर ADR। ये नया आया है, मतलब ये दिस इज़ दी ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ये बहुत तरह के होते हैं। समझ आया आपको ADR मतलब क्या होता है? यस और नो? समझ आया ADR क्या होता है? ठीक है, टू वे कम्युनिकेशन करेंगे हम। ओके, there are different ways of alternative dispute resolution or different mechanisms. One of it is arbitration। नाम सुने अपने arbitration का? ठीक है, आज सुन लीजिए। arbitration is a mode of alternate dispute resolution। इसमें क्या होता है कि आर्बिट्रेटर होते हैं, एक पर्सन होता है जिसे हम आर्बिट्रेटर बनाएंगे, वो डिसाइड करेगा कि दो लोगों के डिस्प्यूट जो हुआ है उसका फाइनल डिसीजन देगा। मतलब आपको कोर्ट नहीं जाना है, दो लोगों के बीच में, फॉर एग्जांपल A और B के बीच में डिस्प्यूट है, अब वो लोग कोर्ट जाना नहीं चाह रहे हैं, तो इन्होंने, इनके बीच में फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट है कि कोई एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए थे, एक लीगल डॉक्यूमेंट बना हुआ है उनके पास, और उसमें कहते हैं कि अगर इसके बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा तो दे कैन गो फॉर आर्बिट्रेशन। तो इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे ये लोग आर्बिट्रेशन जाते हैं। अब आर्बिट्रेशन के लिए अगर दो लोग फिर सेम चीज़ बोलेंगे तो एक थर्ड पर्सन, न्यूट्रल थर्ड पर्सन को अपॉइंट करेंगे एज एन आर्बिट्रेटर, ठीक है। आर्बिट्रेटर जनरली मतलब ऐसा देखा गया है कि जो आर्बिट्रेशन होते हैं हमारे इंडिया में, उसमें फॉर्मर जज होते हैं या एडवोकेट्स होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं जो कि लीगल नॉलेज रखते हैं किसी डिस्प्यूट के बारे में। एक हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जनरली ये ऑड नंबर पर ही होंगे, क्योंकि अगर इवन नंबर पे हो जाएंगे तो क्या होगा, फिर अगेन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ये होते हैं ऑड नंबर पे। वन होता है, अगर एक आर्बिट्रेटर होगा तो दोनों पार्टीज मिलके अपनी कंसेंट के साथ किसी एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे एज एन आर्बिट्रेटर, ठीक है। अब उन्हें लगता है कि नहीं, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ इशू है जिसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन अपॉइंट 3 आर्बिट्रेटर्स। मतलब 3 आर्बिट्रेटर का एक ट्रिब्यूनल होता है। आर्बिट्रेशन, इन जो आर्बिट्रेटर्स को एक रहेंगे तो उन्हें सोल आर्बिट्रेटर कहेंगे, और अगर 3 रहेंगे तो उसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहा जाएगा, जिसमें 3 आर्बिट्रेटर्स होंगे, मतलब 3 लोग होंगे, जिसमें से एक आर्बिट्रेटर एक पार्टी अपॉइंट करेगी, दूसरा आर्बिट्रेटर दूसरी पार्टी अपॉइंट करेगी, और जो तीसरा आर्बिट्रेटर जो कि उस ट्रिब्यूनल को प्रिसाइड करेगा, वो ये दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर अपॉइंट करेंगे तीसरा आर्बिट्रेटर, राइट। और डिसीजन कैसे होगा, मेजॉरिटी के हिसाब से होगा, क्लियर है, या फिर यूनानिमस डिसीजन एक होगा। क्लियर हुआ? ये एक एक्ट है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, उसके थ्रू रेगुलेट होता है। कल हमने समझे हैं एक्ट क्या होता है। एक्ट क्या है? एक एक्ट इज़ अ लॉ, इज़ अ स्टैट्यूट, या एक लेजिस्लेशन है
और लेजिस्लेशन क्या है? लेजिस्लेशन एक तरह की, देर आर सर्टेन, लेजिस्लेशन क्या होता है? लॉ होती है. लॉ क्या होता है? देर आर सर्टेन रूल्स विच आर नेसेसरी फॉर गवर्नेंस ऑफ एनी सोसाइटी, या किसी पर्टिकुलर मैटर के गवर्न करने के लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं. तो आर्बिट्रेशन के मैटर, आर्बिट्रेशन को गवर्न करने के लिए आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है 1996 का, वो गवर्न करता है. क्लियर है? एक और चीज़ है, आर्बिट्रेशन है, जैसे कोर्ट में क्या होता है? जज क्या देते हैं? जजमेंट देते हैं, डिसीजन देते हैं, ऑर्डर देते हैं. वैसे ही आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर्स अवार्ड देते हैं. अवार्ड आप लोग जो समझ रहे हैं वो वाला अवार्ड नहीं. आर्बिट्रेशन का जो जजमेंट होता है, जो ऑर्डर होता है, उसे अवार्ड कहते हैं. जो फाइनल ऑर्डर होता है ना, उसे अवार्ड कहते हैं. ठीक है? ये अवार्ड नहीं है कि उठा के दे रहे हैं कोई गिफ्ट. अवार्ड मतलब डिसीजन होता है, और ये जो अवार्ड होता है ये बाइंडिंग होता है ऑन बोथ द पार्टीज़. इनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आपने बनाए हो, आपने अपॉइंट किए हो आर्बिट्रेटर, आपने कुछ अमाउंट स्पेंड किए हो, दोनों पार्टीज़ ने अपना अपना पक्ष रखी है, बताई हुई है आर्बिट्रेटर को. उसके बाद आर्बिट्रेटर बोलेगा अब मैंने जो बोला हूँ आपको तो मानना पड़ेगा, मैंने दोनों पार्टीज़ को सुना हूँ, आपकी एविडेंसेस लिया हूँ, आर्ग्यूमेंट्स सुने हैं, हियरिंग हुई है, प्रॉपर एग्जामिनेशन हुआ है. नाउ अब मैं जो अवार्ड लूँगा, मतलब जो डिसीजन लूँगा, दैट यू हैव टू अबाइड बाय. क्लियर है? ये होता है फाइनल एंड बाइंडिंग. फाइनल मतलब समझ आया? मतलब अंतिम है, और बाइंडिंग है मतलब बाध्य है लोगों पर, उन्हें मानना ही होगा. राइट? सो दिस इज वन मोड ऑफ ADR. क्लियर है? एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? आवाज़ आ रही है मेरी? Yes, all clear. Okay. Next is conciliation. Another mode is conciliation. ये भी रेगुलेट होता है किससे? दिस आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 से. यहाँ पर भी अपॉइंट किया जाता है दो लोगों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए. पार्टीज विल देमसेल्फ डिसाइड अपॉइंट अ कंसिलिएटर. ये एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं. नाउ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर्बिट्रेशन? जो कंसिलिएटर होते हैं वो यहाँ पर पार्टीज़ को एक नेगोशिएशन के लिए फ्रीली अलाउ करते हैं, बोलते हैं आप नेगोशिएट कीजिए आपको, और इसकी कोई भी चीज़ें, कोई भी प्रोसीडिंग्स बाइंडिंग नहीं है तब तक जब तक कि पार्टीज़ आपस में कोई एग्रीमेंट में ना आ जाए कि ठीक है हम एक दूसरे की बातों से सहमत हैं, हम एक एग्रीमेंट में आते हैं. जब उन्होंने साइन कर दिया एक एग्रीमेंट, अब वो बाइंडिंग हो जाएगा. ठीक है? तो कंसिलिएटर खुद एक अवार्ड नहीं देगा या कोई डिसीजन नहीं लेगा, पार्टीज़ को फैसिलिटेट करेंगे कि पार्टीज़ खुद एक सेटलमेंट पर पहुँचे और उसको अपनाए. अगर वो अग्री करते हैं दोनों पार्टीज़ किसी सेटलमेंट से, दोनों पार्टीज़ साइन करेगी, तब वो पार्टीज़ पे बाइंडिंग हो जाएगा. ठीक है? क्लियर है? दिस इज़ कंसिलिएशन. नाउ अनदर इज मीडिएशन. मीडिएशन कुछ ऐसा सुना सुना सा लग रहा है. मीडिएशन मतलब मीडिएटर होते हैं कोई. ठीक है? तो सिमिलरली मीडिएशन इज अनदर मोड ऑफ ADR वेयर अनदर अ पर्सन again acts as a facilitator to mediate the dispute between two parties. ये पार्टीज़ के बीच में जनरली उनके साथ में कभी कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, लेट से फॉर एग्जांपल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, जहाँ पर पार्टीज़ के बीच में इतने डिस्प्यूट हैं कि वो साथ में बैठना भी नहीं चाह रहे हैं. अब साथ में नहीं बैठेंगे तो कैसे बात होगी या कैसे रिजोल्यूशन होगा? तो मीडिएशन में जो मीडिएटर रहेंगे इनका मीडिएटर, व्हाट विल बी द रोल ऑफ द मीडिएटर? मीडिएटर बैठेंगे, दोनों पार्टियों को समझाएंगे, एटलीस्ट उनके बीच में फैसिलिटेटर का काम करेंगे सो दैट कि दे कैन सिट एंड टॉक एंड रीच टू एन अग्रीएबल सेटलमेंट और रिजोल्यूशन और कॉम्प्रोमाइज़. ठीक है? तो ये होगा मीडिएटर का रोल इन मीडिएशन प्रोसीडिंग्स. जनरली हाई कोर्ट में एक मीडिएशन सेंटर होता है, एक जहाँ पर ये मीडिएशन होता है. नेक्स्ट है, इसके अलावा है एक लोक अदालत. नाम सुने आपने लोक अदालत का? दो टाइप की लोक अदालत होती है. एक तो परमानेंट लोक अदालत होती है और एक लोक अदालत होती है जो किसी एक पर्टिकुलर डे
एक डिस्ट्रिक्ट में होती है, उस दिन जो कुछ पेटी ऑफेंसेस हैं, पेटी केसेस हैं, मतलब बहुत ही छोटे कुछ केसेस हैं या फिर कुछ सिर्फ अमाउंट से रिलेटेड हैं, तो वो कोर्ट के ही केसेस हैं वो। लेकिन लोक अदालत के दिन क्या होता है, नाम से क्या आ रहा है समझ में, लोक मतलब पब्लिक एंड अदालत मीन्स कोर्ट, मतलब पब्लिक का कोर्ट। लिटरली वो मीनिंग नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे केसेस जो कि हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि इनका बहुत दिनों से पेंडिंग हो, या फिर इतना कुछ ज़्यादा मेरिट नहीं है इसमें कि बहुत लंबी प्रोसीडिंग करवानी पड़े, लेकिन कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो लोक अदालत में अगर पार्टीज़ चाहती हैं तो लोक अदालत के थ्रू सेटलमेंट होगा। अब वो क्या होगा कि पार्टीज़ जाएगी, दोनों पार्टी जाएगी कोर्ट के पास ऑन बिफोर दिस लोक अदालत और बोलेगी हमें सेटलमेंट करवाना है इसका, आप जैसे भी करवाना चाहें, तो यहाँ पर लोक अदालत के थ्रू सेटलमेंट होगा पार्टीज़ के बीच में। और जो डिसीजन होगा लोक अदालत में फाइनल, जो क्योंकि पार्टीज़ अग्री कर रही हैं उनके सेटलमेंट में, तो अब वो बाइंडिंग होगा। क्लियर है? लोक अदालत में मतलब ये लोग पार्टीज़ कोर्ट के पास जाते हैं, दोनों पार्टीज़ की नाउ दे वांट टू एंड दिस मैटर बाय रीचिंग टू अ सेटलमेंट। क्लियर है? लोक अदालत इज गवर्न्ड बाय लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987। ओके आपने सुने होंगे नालसा, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट, और स्टेट की भी होती है। तो वो जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनका यही काम होता है कि लोक अदालत, परमानेंट लोक अदालत को देखना और लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाना। क्लियर है? तो दीज आर दी डिफरेंट ये लीगल, दिस इज़ द एक्ट, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट्स, और इस एक्ट के अंदर बहुत सारी पावर दी गई है और बताया गया है कि इस एक्ट के अंदर कुछ अथॉरिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट होगी जिसे कहेंगे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। जैसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ होगी फॉर नेशनल लेवल, और स्टेट में भी हर स्टेट की होगी। जैसे असम की भी एक नेशनल लीगल सर्विस असम स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होगी, बिहार की एक है बालसा कहते हैं जिसको, बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो वो सब अथॉरिटीज़ होगी, उनका ये रोल होगा। हाँ, उनका ही मतलब ये रोल होगा कि इस एक्ट के अंदर, क्योंकि वो अथॉरिटी बनाई गई है, तो वो दे विल लुक कि लोक अदालत ठीक से ऑर्गेनाइज हो रही है नहीं हो रही है, क्या केसेस हैं, और एक तरह से लीगल एड प्रोवाइड करवाने का काम भी लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ का है। लीगल एड मतलब आप लोगों ने सुनोगे फ्री लीगल एड। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एडवोकेट्स हायर नहीं कर सकते हैं ड्यू टू सम इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, तो हमारे पास, हमारे इंडिया में, हमारे भारत में ये एक प्रावधान है, प्रोविज़न है कि फ्री लीगल सर्विसेज मिलेगी उन्हें गवर्नमेंट के थ्रू। मतलब एक कुछ एडवोकेट्स होते हैं पैनल में जिन्हें अपॉइंट किया जाएगा ऑन देयर बिहाफ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये भी, उसका भी ध्यान कौन रखते हैं? लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। क्लियर है? नहीं, दैट इज़ एन अथॉरिटी, नॉट अंडर द कोर्ट, बट एक अथॉरिटी है, जनरली लीगल मैटर से डील करती है। तो हम एक्ट, क्योंकि एक अलग से एक्ट बनाया गया है, तो कोर्ट के अंदर तो नहीं है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर है, ठीक है। ये जो आर्बिट्रेशन है ये इस एक्ट से गवर्न होता है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। कंसिलिएशन है ये, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट क्योंकि नाम ही दिखा रहा है, इससे गवर्न होता है। मीडिएशन जो है, ये मीडिएशन रूल्स होते हैं अलग अलग हाई कोर्ट के, उससे गवर्न होते हैं। और जो लोक अदालत है वो इस एक्ट से गवर्न होता है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट। ये मीडिएशन के हाई कोर्ट के खुद रूल्स होते हैं, वो उस मतलब डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिफरेंट रूल्स होंगे, डायरेक्टली नहीं है, इन एक्ट्स में नहीं है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है आप सबको सब चीज़ें? ठीक है, ओके। कुछ अब हम जो 1.7 है इसमें मैं आप लोगों को एक क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ है, ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है कि आप सारी चीज़ें एकदम से नई चीज़ है उसको पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे और क्या पता वही आ जाए क्वेश्चन में। तो हम इसको समझेंगे
ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये जो मैक्सिम्स हैं, ये जनरली या तो लैटिन लैंग्वेज से ली गई है, लैटिन या ग्रीक वहाँ से ली गई है, और फिर उसे इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन होता है वो हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, कुछ सिमिलर होते हैं। जैसे आप सबसे पहले वाला देखेंगे पेज नंबर 23 में, इसमें लिखा है एब इनिशियो। अब इसमें आप देखिए, एब तो ठीक है, एब तो कुछ भी हो सकता है। इनिशियो देखिए, इनिशियो इनिशियल जैसा नहीं लग रहा है। इनिशियल क्या होता है? इनिशिएशन क्या होता है? शुरुआत होनी किसी चीज़ की। तो इसकी मीनिंग है फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब इट जस्ट ए डिफरेंट वर्ड है। कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका हो सकता है समझना बहुत मुश्किल हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो मतलब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि जब समझ ना आए तो ट्राई करना कि वर्ड में कुछ ऐसी चीज़ लिखी है जो कि कुछ मैच कर रही है, आपने कभी सुने होंगे इंग्लिश में वर्ड से, तो उसके ही आगे पीछे ही कुछ मीनिंग होती है। लेकिन ये एक 100% रूल नहीं है ऑब्वियसली, हर जगह एक्सेप्शन है तो ये भी नहीं है। लेकिन अगर कोई समझ में ना आए, इनमें से आप लोगों ने पढ़े हैं, इनमें से भी अगर कोई एक ऐसी मैगजीन है जो इन सब मैगजीन में से नहीं कोई है और एग्ज़ाम में आती है, तो आप ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब है एक्शनेबल पर से। एक्शनेबल को आप देख सकते हैं एक्शन एबल। एक्शनेबल एक्चुअली एक वर्ड है, मतलब जिसके लिए केस हो सकता है। इसका मतलब होता है कि जिसके लिए मतलब केस कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। तो एक्शन, हम यहाँ पर लीगल मैगजीम्स की बात कर रहे हैं, एक्शन मतलब लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है? द वेरी एक्ट इज पनिशेबल एंड नो प्रूफ ऑफ डैमेज इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है एक्शनेबल पर से। अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ। कॉर्पस तो पता ही, हम बॉडी कहते हैं। हेबियस कॉर्पस हमने कल पढ़े थे, दैट इज टू प्रोड्यूस द बॉडी। और ऐसे ही बहुत सारे मैक्सिम्स आप लोग ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर एक एक्स ऑफिशियो। ऑफिशियो किससे आया है? ऑफिस से वर्ड, तो उसका होगा बिकॉज ऑफ द ऑफिस हेल्ड बाय एनी पर्सन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं, आपने वर्ड सुने होंगे। ठीक है, एक्स पार्टे क्या होता है? पार्टे मतलब पार्टी, पार्टी वाली वो वाली पार्टी नहीं, पार्टी मतलब कोर्ट में पार्टीज होती हैं, पार्टी 1 एंड पार्टी 2, तो वो वाली पार्टी। और एक्स पार्टे मतलब होता है कि एक पार्टी को सुनना। एक्स पार्टे मतलब होता है एक पार्टी, और एक्स पार्टे हियरिंग होती है किसी एक पार्टी को सुन के डिसीजन दे देना। जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये उन केसेस में होता है जबकि दूसरी पार्टी को बुलाया जा रहा है, बट बहुत सारी समन्स के बाद भी वो प्रोड्यूस नहीं होती है या रिटन स्टेटमेंट सबमिट नहीं करती है, तो फिर सिंगल एक्स पार्टी हियरिंग हो जाती है। ठीक है, आप लोग इन सबको रीड कीजिए। अगर इसमें कोई डाउट आते हैं, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पूछ सकते हैं। इसमें से एक है कैविएट एम्प्टर। ये चीज़ समझिएगा आप, कैविएट एम्प्टर। तो मैं आपको कैविएट की स्पेलिंग बता दे, कैविएट की मीनिंग बता देती हूँ। कैविएट मतलब होता है बीवेयर। जहाँ पर भी आपको कैविएट ये वर्ड मिले, मतलब बीवेयर। ठीक है, एम्प्टर मतलब होता है बायर, और वेंडेटर होता है, वेंडेटर मतलब वेंडर, वेंडर मतलब सेलर, जो कि सेल कर रहा है। तो कैविएट एम्प्टर मतलब होता है कि लेट द बायर बीवेयर, जो खरीद रहा है सामान उसको खुद ध्यान रखना है खरीदते समय। आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, आप आईफोन लेने जा रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा भाई आईफोन टूटा उटा तो नहीं है कहीं से, मतलब लेट द बायर बीवेयर। ये एक मैक्सिम है, और एक और मैक्सिम है, ये अलग अलग जगह अप्लाई होती है। कैविएट वेंडेटर मतलब जहाँ पर कि सेलर को भी ध्यान देना है, लेट द सेलर बीवेयर। सेलर को कहाँ बीवेयर होना होगा कि उसे भी देखना होगा कि मैं अगर कोई चीज़ बेच रहा हूँ तो ऐसी तो नहीं है कि वो डिफेक्टिव है या उसमें कोई ऐसा कुछ डिफेक्ट है जो आगे चल के पता चले। ठीक है, ये मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि हम कैविएट एम्प्टर वाला एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे आगे। क्लियर है? एनी डाउट? क्वेश्चंस कर लें इस चैप्टर, इस मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेते हैं इस मॉड्यूल के। ठीक है, एक चीज़ है फर्स्ट एमसीक्यू, राइट टू प्रॉपर्टी। ये हमने कल डिस्कस नहीं किए थे। राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन बाद में वो फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा, अब वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया है। पहले वो आर्टिकल 19, हमने कल आर्टिकल 19 पढ़े थे, जिसमें क्या था, हमने पढ़े थे राइट टू फ्रीडम।
राइट टू फ्रीडम थी, उसमें से हमने बहुत सारी टाइप की फ्रीडम्स पढ़ी थी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड टू मूव फ्रीली, फॉर्म एसोसिएशन, टू रिसाइड, सेटल पीसफुली इन एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया। उसमें से एक और थी राइट टू प्रॉपर्टी, मतलब कि हम प्रॉपर्टी को होल्ड करना एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन उसे अमेंडमेंट के बाद हटा दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट। ये याद रखिएगा आप, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद right to property is no longer a fundamental right but now it has become a constitutional right। कॉन्स्टिट्यूशन में है, कहाँ कर दिए इसे, 19 आर्टिकल 19 में से हटा के आर्टिकल 300A में डाल दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो रहा लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं रहा। अब क्या डिफरेंस हुआ, ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा तो और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया है, तो फंडामेंटल राइट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, यस, अब इसके वायलेशन के लिए डायरेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32, 226 से हाई कोर्ट ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन अब फंडामेंटल राइट ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स एज, आर्टिकल 1 है, वो कहता है इंडिया शैल बी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशन इज दी ABC, आप लोग नहीं लाए हैं, शेयर कर लीजिए किसी के साथ या फिर होगा तो। कॉन्स्टिट्यूशन इज दी व्हाट, लॉ ऑफ द लैंड, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ द लैंड, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द लैंड और नन ऑफ द अबव। वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज दी, अच्छा नन कुछ भी नहीं है वो, हाँ एडमिन लॉ तो नहीं है, लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है, इन्होंने मुझे तो लॉ ऑफ द लैंड ही लग रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन यस। ऑन विच, हाँ ये वाला क्वेश्चन आया ना, ऑन विच डेट वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कल इस चीज़ पर मैंने आपको डिफरेंस करवाई थी, वर्ड देखिए यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, अडॉप्टेड, तो क्या होगा, यस 1949 वाला, November 26। नाउ व्हाट इज द चीफ सोर्स ऑफ लीगल अथॉरिटी इन इंडिया, ओके राइट। Now true false, fundamental rights are not enforceable in the court of law in India, true or false। ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स इंडियन कोर्ट में एनफोर्स नहीं करवा सकते आप, अगर उसको कोई ब्रेक करेगा तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, फॉल्स, ऑब्वियसली यू कैन गो। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज एन अनफेटर्ड राइट एंड कैन नॉट बी curtailed अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, यस बिकॉज इट हैज़ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस थी, एक दो कोई याद आ रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने राइट बताएं, और कोई याद आ रही है, यस फ्रेंडली रिलेशंस, defamation not sedition, defamation, okay, security of the state, sovereignty and integrity of the state of the country, defamation, contempt of court, incitement to an offense, public order, morality and decency and so on, ठीक है। Now custom is a source of law, true or false। कौन कौन से सोर्स थे लॉ के, कल हमने पढ़े थे, CLP, custom, legislation and precedents। Now question number 4, India's constitution is the longest in the world, yes सबसे बड़ा है, बहुत लेंदी है, और हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कि बहुत सारे चीज़ें, ये मैं आपको किसी लास्ट के 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ बहुत सारे पार्ट्स हैं ऐसे, इसे हमने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं, तो वो मैं आपको लास्ट के 5 मिनट्स में बताऊंगी और आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर है राइट टू इक्वालिटी इज़ अ फंडामेंटल राइट, ट्रू, एंड देन सेक्युलरिज्म इज़ अ फीचर एनश्राइंड इन द प्रिंसिपल इन द प्रियम्बल, true, yes, okay, now fill in the blanks।
द डैश इज एन एक्सेप्शन टू इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ के एक्सेप्शंस क्या क्या हैं? जैसे कि हमने देखे थे कि आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 इज इटसेल्फ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, वैसे ही राइट टू इक्वालिटी भी नहीं है, और इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड सम एम्बेसडर्स, सोवरेन अथॉरिटीज़ अलग अलग कंट्रीज़ की, इन लोगों को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ दी हुई हैं. तो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है और जो राष्ट्र प्रमुख हैं, इनका ये प्रिविलेज है कि अगर कोई उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता, सिविल केस और क्रिमिनल केस उनके अगेंस्ट नहीं चलाया जाता एट द टाइम अगर उन्होंने कोई पोजीशन होल्ड किए हुए हैं तो. सेम गोज़ विथ एम्बेसडर्स हैं, अगर किसी और कंट्री के जो यहाँ आए हैं, या डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ भी सेम चीज़ है कि दे एन्जॉय इम्यूनिटी टू द लॉज ऑफ दिस कंट्री. अगर वो लोग कोई भी यहाँ पर ऑफेंस करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हम ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि एक एम्बेसी जो होती है किसी कंट्री की किसी और कंट्री में, इंडिया में, तो वो ऐसा माना जाता है कि इट इज़ पार्ट ऑफ दैट कंट्री, मतलब दैट एम्बेसी इज़ दैट कंट्री ओनली. हमारे इंडिया में यूएस की एम्बेसी है, तो जो एम्बेसी का पार्ट है वो माना जाएगा कि वो यूएस है, वो कंट्री है. अगर उसमें कोई हमला होता है तो माना जाएगा कि यूएस पर हमला हुआ है. ठीक है, वैसे इंडिया की और भारत की हमारी जो भी एम्बेसीज है अलग अलग कंट्रीज़ में, वो भी माना जाएगा कि वो इंडिया का एक पार्ट है वहाँ पर, हर एक कंट्री में. तो वहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उन्हें भी कुछ इम्यूनिटीज़ दी हुई हैं. ठीक है, सो दैट दे कैन डिस्चार्ज देयर फंक्शन स्मूथली. तो दी प्रेसिडेंट गवर्नर एक्सेप्शन है इक्वालिटी बिफोर लॉ का, और इसमें क्या दिया है? प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट और गवर्नर भी है जिन्हें सेम एक्सेप्शन दिया गया है. नेक्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन. किसमें डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करता है, किसमें नहीं करता? अच्छा ये बताइए. 5 चीज़ें हमने पढ़े थे: रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ. ये किस में था? आर्टिकल 15 में था. ठीक है. आर्टिकल 16 में ये सब तो रहती है, 2 और चीज़ें बढ़ जाती हैं. एक है डिसेंट और एक है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जस्ट अ मिनट एंड रेजिडेंस. ये दोनों और ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऐड हो जाते हैं आर्टिकल 16 में. इन ग्राउंड्स पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है फॉर आर्टिकल 16. आर्टिकल 16 किसके लिए था? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए. क्लियर है? ठीक है. हम कहाँ थे क्वेश्चन में? ओके. फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन. इसका एक मिनट. क्लास लेजिस्लेशन, एक होता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन और एक होता है क्लास लेजिस्लेशन. तो जैसे कि हम जानते हैं कि इक्वालिटी इज इटसेल्फ नॉट एन एब्सोल्यूट राइट. डिस्क्रिमिनेशन एज सच इन सब ग्राउंड्स में नहीं होगा, लेकिन रीजनेबल क्लासिफिकेशन में, जैसे कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ विमेन और चिल्ड्रन, विमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं. तो एक तरह से उनके लिए मतलब कुछ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बना सकते हैं. डिस्क्रिमिनेटरी लॉज नहीं बना सकते एक्चुअली, उन्हें प्रिविलेज मिला हुआ है. वो किस बेसिस पे मिला है? क्योंकि वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन पर है. चिल्ड्रन के लिए क्यों रीजनेबली क्लासिफाइड है वो? क्योंकि उनकी एज कम होने से, मैच्योरिटी ना होने की वजह से वो एक ऐसे ग्रुप का पार्ट होते हैं जिन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए उन्हें रीजनेबली क्लासिफाई किया गया है. दैट इज़ वाई
उनके फेवर में हम कुछ लॉज बना सकते हैं, ठीक है, विच माइट बी डिस्क्रिमिनेटरी टू दोज हु आर नॉट चिल्ड्रन, राइट। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्या हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन परमिट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। बट क्लास लेजिस्लेशन पे इस क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन बना सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ क्लास लेजिस्लेशन। मतलब आप चिल्ड्रन के भी फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मिला है, तो आप उस कम्युनिटी के भी किसी एक पर्टिकुलर क्लास को, किसी ग्रुप को उठा लिए, उसमें से कुछ लोगों को आप आर्बिट्रेरली सिलेक्ट कर रहे हैं कि इनमें से 5 लोगों को हम स्पेशल प्रोविज़न बना रहे हैं उनके लिए या स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। मतलब आप एक क्लास के अंदर भी क्लास बना रहे हैं सो दैट टू मेक डिस्क्रिमिनेशन, सो दैट इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि उसके पीछे कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी इज अ constitutional right. A fundamental rights in Indian constitution is based on bill of fundamental right। मैं ये क्या हो गया, fundamental right मैं जब आप लोगों को ये बताऊंगी यहाँ पर कि हमने कहाँ से क्या लिए हुए हैं, तब मैं आपको ये भी बताऊंगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट का थोड़ा हिस्ट्री थी, कहाँ से आया, बिल ऑफ राइट्स होता है, कुछ मैग्ना कार्टा होता है, वहाँ से आया हुआ है। अभी के समझ लीजिए बिल ऑफ राइट्स से फंडामेंटल राइट्स को डिराइव किया गया है। और फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हमने लिए गए हैं, यूएस में, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। डैश मीडिएशन, नेगोशिएशन एंड कंसिलिएशन आर एडीआर मेथड्स। क्या छूट गया इसमें, ठीक है। शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन, डिस्कस द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेजिस्लेशन, ये कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है प्राइमरी लेजिस्लेशन को। कल ही हमने समझे थे क्या होते हैं प्राइमरी लेजिस्लेशन, विच इज लेजिस्लेशन और लॉज विच आर मेड बाय द सुप्रीम लॉ अथॉरिटी, लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ठीक है। और सबऑर्डिनेट कौन है, लेजिस्लेशन वो की जो अथॉरिटी विच इज़ अदर देन द सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी, या फिर ऐसी कोई अथॉरिटी जिसे वो पावर डेलीगेट की गई है ड्यू टू सम रीजंस। नाउ व्हाट आर द प्रीएम्बल्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल। कल हमने देखे थे कि हमने प्रीएम्बल को 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। फर्स्ट पार्ट क्या था, हमें पता चल रहा है कि प्रीएम्बल का सोर्स कहाँ से आ रहा है, किससे आ रहा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया से आ रहा है। उसका नेक्स्ट जो कि सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये क्या था, दीज वर दी टाइप ऑफ यस कि नेचर ऑफ द स्टेट कैसा होना चाहिए हमारा। उसके बाद जो थे लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें क्या थी, दीज वर दी ऑब्जेक्टिव्स एंड आइडियल्स ऑफ द प्रीएम्बल। तो ये कह रहे हैं शॉर्ट नोट लिखना है आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रीएम्बल में, लिख देंगे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कंसिलिएशन, मीडिएशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। फिर है एक्सप्लेन जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एज अ सोर्स ऑफ लॉ। इसमें इन चारों क्वेश्चन में कोई डाउट है, सब बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है। अनसॉल्व क्वेश्चन में हम ये प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ न्यू ए हैज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट बाय हिज एम्प्लॉयर। He was tried in a court but got acquitted. However, the employer found new evidence about A being the thief and instituted another case in the court. Can A be tried again according to the fundamental rights that the Constitution, Indian Constitution guarantees him? कल हमने इसके रिगार्डिंग पढ़े थे ना कि किसी पर्सन के अगेंस्ट, कोई पर्सन के अगर अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है तो उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, अक्यूज्ड कहते हैं। अक्यूज्ड है तो वो अक्यूज्ड के लिए कुछ फंडामेंटल राइट, एक स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट था बिटवीन आर्टिकल 19 और आर्टिकल 22 के बीच में। कौन सा था, 20। आर्टिकल 20 में मैंने 3 चीज़ें लिखी थी, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जेपार्डी और राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। हाँ, तो उसमें डबल जेपार्डी
जो कहता था कि कोई भी एक पर्सन अगर उसका पूरा ट्रायल हो गया है उसके बाद उसका फाइनल डिसीजन होता है जिसमें या तो वो कॉन्विक्ट होगा या तो एक्विटेड होगा, ये सब आने के बाद फिर से पर्सन शैल नॉट बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब अगर एक्विट हो चुका है तो सारी चीज़ें ध्यान में रखकर की गई हैं, अगर वो एक्विट हो गया है तो फिर से उसके अगेंस्ट सेम फैक्ट्स में सेम चीज़ के लिए केस नहीं लगाया जाएगा, या कॉन्विक्ट हो चुका है तो भी उसके लिए सेम चीज़ पे सेम फैक्ट्स पे केस नहीं चलाया जाएगा। क्लियर है? A works for a certain political party and is notorious for making hate speeches against a certain religion community, which often leads to communal riots pursuant to his inciting speeches. A was asked not to speak at a congregation which was to be held publicly. Is A's freedom to speech impeded? Impeded means कि एक person है वो जनरली किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट सबके सामने बहुत कुछ ऐसे बोलता है जिसके कारण लोग इंसाइट हो जाते हैं कुछ ऑफेंसेस करने के लिए। अब उस पर्सन को बोला गया कि भाई आप ऐसा कुछ नहीं बोलना है, आपको पब्लिकली यहाँ पर नहीं बोलना है ये सब चीज़ें। तो एक का तो फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया आर्टिकल 19(1) में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके पास तो राइट है ना। तो क्या सजेस्ट करेंगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में? ए की फ्रीडम ऑफ स्पीच इम्पीड हुई है या नहीं हुई है? नहीं हुई है, या हुई है तो क्यों हुई है, या नहीं हुई तो क्यों हुई है, विथ रीजंस बताइए। ठीक है, कौन सा वाला? इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, कि आप कोई ऐसी चीज़ बोल रहे हैं जिससे लोग ऑफेंस करने या क्राइम करने के लिए उन्हें इंसाइट किया जा रहा है, अबेट किया जा रहा है, तो क्या होगा? दैट विल बी, उस ग्राउंड पे वो आ जाता है। वर्ड्स को याद रखिएगा आप लोग, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन पे आएगा। और जो ए को बोला गया है कि आपको इस पब्लिकली इस सभा में नहीं बोलना है, तो वो अंडर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में है। ठीक है, इसके अंदर उनके कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कोई वायलेशन नहीं हुआ है, रीजनेबली रेस्ट्रिक्ट किया गया है, which is very well within the mandates of Article 19(2) of Constitution. Clear है? Clear है? आर्टिकल जो 20 क्लॉज 2 है, जो डबल जेपार्डी है, वो ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड, एक बार जिसकी ट्रायल हो चुकी है, शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। जो कि किसी केस में अगर अक्यूज था उसके अगेंस्ट फिर एक ट्रायल हुई और फिर उसको अगर पनिशमेंट मिलती है, यहाँ पर अक्यूज की बात की है और कहा है कि कॉन्विक्टेड और पनिश्ड की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये बात करता है। तो अगर पनिशमेंट हुई है पहली बार तो ठीक है, फिर से अगर सेम चीज़ के लिए देखा जाता है और उसे फिर से पनिशमेंट दी जाती है तो दिस इज़ टोटली प्रोहिबिटेड। बट इन केस ऑफ एक्विटल देयर इज़ नथिंग स्टेटेड एज सच, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में ये कहा गया कि अगर उसका या तो कॉन्विक्शन हो सकता है या तो एक्विटल होगा। एक्विटल हो गया है, ठीक है, फिर से नया केस आता है ऑन द न्यू फैक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। इसके लिए ज़्यादा मैं आप लोगों को सोच रही थी कि ज़्यादा कुछ नहीं जाती हूँ, लेकिन ठीक है। सेक्शन 300 है CRPC का, दैट इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। ये कहता है इट इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस रूल कि नो पर्सन शैल बी कॉन्विक्टेड या फिर एक्विटेड ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी पनिश्ड मोर देन वंस। इसके एक्सेप्शन में आता है। इसमें बहुत सारे ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे पर्सन को अगर एक बार पनिशमेंट मिल चुकी है या एक्विट हो चुका है तो फिर से उसके अगेंस्ट केस नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन है, ये बोलता है। ठीक है, तो एक्विट हुआ है तो फिर से नहीं हो सकता है। एक्विटल होने पर फिर देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स हैं कि या तो कुछ ऐसी चीज़ थी जो कि पहले नहीं हो पाई थी। फॉर एग्जाम्पल कि ए ने बी को चोट पहुंचाई,
ए ने बी को स्टैब किया, ठीक है, और बी हॉस्पिटल में है, बहुत ही सीरियस कंडीशन पे था। अब ए इसके अगेंस्ट इसमें क्या केस लगेगा, क्या ऑफेंसेस लगेंगे? अभी बी की डेथ नहीं हुई है तो क्या होगा? इट इज़ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, ठीक है। अब ड्यूरिंग, तो इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चल रहा था और वो कॉन्विक्ट हो गया, ठीक है। कुछ दिन बाद बी की डेथ हो जाती है। अब तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर कन्वर्ट किस में हो गया? मर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। तो नाउ अब ए के ऊपर केस चलेगा मर्डर के लिए। अब उसको पनिशमेंट और ज़्यादा मिल सकती है अकॉर्डिंग टू मर्डर। तो ये ऐसे कुछ इंस्टेंसेस हैं जहाँ पर अ पर्सन कैन बी पनिश्ड इवन मोर देन वंस सब्जेक्ट टू सर्टेन ग्राउंड्स बीइंग फुलफिल्ड। क्लियर है? कोई डाउट इसके अलावा? हमने हाँ हाँ यस 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 नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि हमारी जो, हाँ हाँ वही मैं कह रही हूँ कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में सेक्शन 3, ये क्या आ गया है, सेक्शन 300, ये पहले भी था क्या? ओह ओके। सेक्शन 300 जो कहता है कि उस ग्राउंड्स में अब एक्विटल हो या कॉन्विक्शन हो तब भी पर्सन के अगेंस्ट ऑन द सेम ग्राउंड्स लेकिन विथ सम न्यू फैक्ट्स आप केस में जा सकते हैं। मतलब दैट पर्सन कैन ऑल्सो बी ट्राइड अगेन, ठीक है। हाँ वेट व्हाट एक्विटेड, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि फाउंड न्यू एविडेंस, ठीक है। और यहाँ पर है कि अनदर केस इंस्टीट्यूट हुआ है, सेम केस नहीं चल रहा है, ठीक है, वो केस खत्म हो गया, वहाँ पर अनदर केस इंस्टीट्यूट हुआ है जिस क्योंकि नए एविडेंस पर फाउंड किया है। तो यहाँ पर क्लियरली पर्सन कैन बी ट्राइड अगेन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़कर आए आप लोग? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़कर आए हैं आप लोग? कोई रीड थोड़ा सा करके आए हैं? वेरी गुड, अब जाके पढ़िएगा, ठीक है। फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसी से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब मैं देख कर नहीं बता रही हूँ कि आएंगे, लेकिन आ सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। तो और इसके बेसिस पर ही आप क्योंकि ये पढ़ेंगे तो फिर क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट आपको समझ आएगा, तभी जाके आपको समझ आएगा कि सील ऑफ गुड्स एक्ट या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट या एलएलपी, ये सारी चीज़ें, इसी के पार्टनरशिप एक्ट, ये सभी कॉन्ट्रैक्ट पर ही बेस्ड है क्योंकि इन सब का बेस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं एक प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। ICA है, मतलब क्या है? ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ही पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर जब लिख रही हूँ सब कुछ, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ विच ईयर? 1872। 1872 मतलब कि ये क्या है? इंडिपेंडेंस के भी पहले का है, ब्रिटिशर्स के टाइम का है। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स होंगे ना, वो भी उस टाइम के हिसाब के होंगे, जिसमें कोई मोबाइल फ़ोन वाली चीज़ नहीं है, वो टेलीग्राम, वो पोस्ट से जो चीज़ें आ रही हैं उसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट की बात की हुई है, ठीक है। तो कोई भी एक्ट जब हम पढ़ेंगे और उसमें जो एग्जाम्पल होंगे उसको थोड़ा सा क्वेश्चन करने से पहले आप लोग ज़रा ईयर देख लेना, ठीक है, कि उसके हिसाब से बनाए गए थे उस टाइम पे जो चीज़ें चलती थी। तो इसके लिए मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बताती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट इन जनरल क्या होता है? थोड़ा सा भी आइडिया है कुछ किसी को? ठीक है, हाँ, एग्रीमेंट हुआ, बाइंडिंग चीज़ें कि जो पार्टीज़ को करना ही पड़ेगा, कुछ करना या ना करने के लिए दो पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं जनरल इन लेमेंस लैंग्वेज। अब हम समझते हैं इसके पीछे पूरी प्रोसेस क्या है। जनरली किसी भी एक कॉमन चीज़ बता रहे हैं आपको, किसी भी एक सेक्शन किसी भी एक एक्ट में जो सेक्शन 2 होता है, और अगर सेक्शन 2 नहीं हो तो सेक्शन 3 हुआ किसी भी एक्ट का, उसमें उस एक्ट की डेफिनेशन बताई जाएगी पहले, या इंटरप्रिटेशन क्लॉज होता है कि उस एक्ट में जो जो वर्ड्स यूज़ होने वाले हैं उनको पहले बताया जाएगा कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो ध्यान रखिएगा सेक्शन 2 या सेक्शन 3,
जनरली हर एक एक्ट में होते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये ऐसा सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में क्लॉज ए है जिसमें ऑफ़र डिफाइन किया हुआ है। वो कहता है कि ऑफ़र क्या होता है? ऑफ़र मतलब एक पर्सन ये बोल रहा है दूसरे पर्सन को कुछ करने या ना करने के लिए बोल रहा है, जिससे कि दूसरा पर्सन उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। ठीक है, इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर डूइंग एनी एक्ट और एब्सटेनिंग, मतलब किसी एक्ट को करना या एब्सटेनिंग फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट विद द इंटेंशन ऑफ ऑब्टेनिंग द कंसर्न ऑफ अनदर पर्सन। ठीक है, मैं अगर आपसे बोल रही हूँ कि आप अगर मुझे 5,000 रुपये देंगे तो मैं आपको अपना फ़ोन दे दूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पर आपको एक एक्ट करने के लिए बोल रही हूँ, 5,000 रुपये देने के लिए बोल रही हूँ, जिससे कि आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाएं। ये क्या होगा? एक सेल परचेज का कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो 2A बोलता है ऑफ़र। ऑफ़र को अल्टरनेट वर्ड में आप लोग प्रपोजल भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रपोजल सेक्शन 2A में वो कहता है वेयर बाय अ पर्सन, जस्ट अ मिनट, where one person signifies his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence। कोई एक एक्ट करने या ना करने के लिए आप किसी की कंसेंट ऑब्टेन कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं? आप एक ऑफ़र दे रहे हैं। अब इस ऑफ़र का क्या होगा? आप जिसको दे रहे हैं, सबसे पहले तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ऑफ़र, किसी भी एग्रीमेंट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है 2 लोग। मैं अपने आप को ही ऑफ़र दे के खुद ही एक्सेप्ट कर लूँगी क्या? डिफरेंट कैपेसिटी में कर सकती हूँ कि मैं एक कैपेसिटी में एज अ पर्सन कोई सामान बेच रही हूँ और मैं दूसरी कैपेसिटी में उसे होल्ड मतलब ले सकती हूँ, वो अलग है, लेकिन इन जनरल 2 लोगों की ज़रूरत होगी। 2B बोलता है, एक्सेप्टेंस को डिफाइन करता है। ये कहता है कि जिस पर्सन की कंसेंट के लिए उसने ऑफ़र दिया था उस पर्सन ने अपनी कंसेंट दे दी है, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा। सेक्शन 2B कहता है द पर्सन हु गिव्स कंसेंट, गिव्स हिज और हर कंसेंट टू दैट ऑफर, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर जो पर्सन ऑफ़र दे रहा है या जो प्रपोजल दे रहा है उसको क्या कहेंगे? ऑफरर या प्रपोजर। और जो पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है उसे कहेंगे ऑफरी या एक्सेप्टर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ आप लोगों को? ऑफर एक्सेप्टेंस क्लियर है? ठीक है, जब एक ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मिलते हैं तो क्या बनता है? एक प्रॉमिस होता है। अभी हम प्रॉमिस तक पहुँचे हैं। ठीक है, जब एक ऑफ़र और एक्सेप्टेंस मिलेगा तब क्या बनेगा? एक प्रॉमिस बनेगा। क्लियर है? अब प्रॉमिस में एक और टर्म आता है सेक्शन 2D में, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या होता है? कंसिडरेशन इज समथिंग विच इज़ हैविंग वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, जिसके लिए आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, दैट विल बी नोन एज कंसिडरेशन। सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन को एज यहाँ पर नहीं दिया है, रुकिए। ये कहता है व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ
प्रोमिसर मतलब ऑफरर, promisee or any other person does something or abstains from doing something, did something or abstained from doing something, या promises to do or abstain from doing something, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? सच एक्ट, एब्सटिनेंस या प्रॉमिस क्या कहलाता है? वो एक कंसिडरेशन कहलाता है। मतलब कि जब प्रॉमिसर, एक मिनट, जब ये प्रॉमिस बन जाएगा, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलने से क्या होता है? एक प्रॉमिस बनेगा। प्रॉमिस जब ये बन जाएगा तो इसमें जिस पर्सन ने ऑफर दिया था वो प्रॉमिसर बन जाएगा, और जिस पर्सन ने एक्सेप्टेंस दिया था वो प्रॉमिसी बन जाएगा। अब एट दी प्रॉमिसर के कहने पर, अगर प्रॉमिसी ने, ऑफरर के कहने पे एक्सेप्टर ने अगर कोई ऐसा काम किया या कुछ नहीं किया, या कुछ करने के लिए प्रॉमिस किया या पहले कुछ किया हुआ था, तो वो कहलाएगा कंसिडरेशन। एक और चीज़ है कि कंसिडरेशन कैसे हो सकते हैं? कंसिडरेशन हो सकता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इंडिया में हम ये तीनों टाइप के कंसिडरेशन रिकॉग्नाइज करते हैं, बट यूके में, इंग्लैंड में हम वो सिर्फ प्रेजेंट एंड फ्यूचर ही, पास्ट कंसिडरेशन को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। ठीक है, कंसिडरेशन समझ आया आपको? एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। मैंने आपसे कही हूँ कि मैं अपना फ़ोन बेच रही हूँ 5,000 रुपये में। आप बोलते हैं ठीक है, मैं ख़रीदूँगा आपका फ़ोन 5,000 रुपीज़ में। मेरे लिए कंसिडरेशन क्या है? वो जो 5,000 रुपये मिलेंगे मुझे वो, और आपके लिए क्या कंसिडरेशन है? द फ़ोन, द मोबाइल फ़ोन। राइट? क्लियर हुआ? क्यों? कैसे समझ आया कि ये कंसिडरेशन था? मेरे डिज़ायर पे प्रॉमिसी ने मुझे 5,000 रुपये दिए, ठीक है, तो वो मेरे लिए कंसिडरेशन हुआ। और हाँ, एक और चीज़, ये कंसिडरेशन प्रॉमिसर की मर्ज़ी से तो आएगा, लेकिन प्रॉमिसी से भी आ सकता है, या कोई और थर्ड पर्सन भी दे सकता है उसे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 रुपये मैंने बोली हूँ कि मैं अपना फ़ोन 5,000 रुपये में दूँगी आपको, आपके पास नहीं है पैसे, या आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे दिए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉमिसी से आए कंसिडरेशन, किसी और पर्सन से भी आ सकता है। क्लियर है? अब कंसिडरेशन आ जाता है इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में, तब क्या ये बन जाता है? तब ये एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट बन जाता है। हाँ, पास्ट का है कि मैंने एक पर्सन के लिए पहले सर्व की हुई हूँ, काम की हुई हूँ। 1 महीने मैंने किसी पर्सन के लिए काम की हुई, और उन्हें बोले हैं आपने जो 1 महीने काम किया ना, इसके लिए मैं आपको आगे चल के पैसे दूंगी। तो ये क्या हुआ? पास्ट कंसिडरेशन हुआ। पास्ट कंसिडरेशन के लिए वो जब मुझे फ्यूचर में कुछ देंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ पास्ट कंसिडरेशन, दैट विल बी नोन एज पास्ट कंसिडरेशन। एक पर्सन है, बहुत सारे मतलब इसमें केसेस होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें कुछ एक केस ऐसा था कि आज मेरे पास एक पर्सन है, उसके बेटा या बच्चा जो भी था वो किसी नदी में डूब रहा था, तो उसे पर्सन सी ने आके बचा लिया, और मैंने कही हूँ कि मैं आपको इसके लिए पैसे दूँगी। अब कुछ टाइम हो गया, तो मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ के लिए जो कि आपने पहले किए हैं, उसके लिए मैं अगर आपको पैसे दे रही हूँ, तो वो क्या होगा? पास्ट कंसिडरेशन हो गया। ठीक है, मैंने आपको तो नहीं बोली थी ना करने के लिए कुछ, अगर की होती तो वो क्या हो जाता? प्रेजेंट हो जाता। ठीक है, और फ्यूचर क्या होगा कि मैं आपको फ़ोन दे रही हूँ, आपने बोले कि मैं ना 20 दिन बाद पैसे दूंगा, तो क्या हो गया? मैं बोलूँगी ठीक है, मैं भी 20 दिन बाद आपको दे दूँगी फ़ोन, प्रेजेंट फ्यूचर कंसिडरेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब एग्रीमेंट बन गया कंसिडरेशन के साथ आने से। एग्रीमेंट तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं कुछ, ठीक है, लेकिन सिर्फ वही एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ दैट विल बी नोन एज कॉन्ट्रैक्ट।
मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसे आप लॉ के थ्रू एनफोर्स करवा सकते हैं या जिससे लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं, वो ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? प्रोसेस एग्रीमेंट्स तो बहुत टाइप के हो सकते हैं ना। मैंने आपसे कही हूँ कि आपको मेरे घर आना है एज एन इनवाइट टू सर्टेन फंक्शन कुछ है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से सोशल एग्रीमेंट है। आप बोलते हैं हाँ मैं आऊँगा, ठीक है, तो दैट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट, बट दैट इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। या कुछ पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, पर्सनल एग्रीमेंट्स हैं विच इज़ ऑल्सो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जब तक कि उसे लीगली एनफोर्स करने का आपका इंटेंशन ना हो, और या फिर वो लीगली एनफोर्स ना करवा सकें आप, जिसका लीगल ऑब्लिगेशन ना हो। अब मैंने यहाँ पर फ़ोन तो आपको दे रही हूँ, अगर आपने मुझे 5,000 रुपये नहीं दिए और मेरा फ़ोन ले लिए तो क्या होगा? मैं कोर्ट जाऊँगी, मैं कोर्ट जाऊँगी ना कि भाई मेरे पैसे, फ़ोन भी ले लिए और पैसे भी नहीं दिए। तो यहाँ पर तो इंटेंशन है मेरा और आपका भी था। अगर चलो आपने मुझे 5,000 रुपये दे दिए और मैंने फ़ोन नहीं दिया आपको, तो क्या होगा? मारना पीटना नहीं है यहाँ पर, हम लोग कोर्ट में जाएंगे। आप कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे 10%। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं एग्रीमेंट। कोर्ट में जाने के लिए आपको, कोर्ट में जाने के लिए कोई भी एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है कि जो आपको बोले कि आप इस एग्रीमेंट में लिखा है कि आप कोर्ट जा सकते हैं। ये एक इनहेरेंट राइट है, वो इनहेरेंट राइट है। हाँ, हम्म, एनफोर्सेबल बाय लॉ है जिसमें इंटेंशन है टू क्रिएट, इंटेंशन है जिसमें क्रिएट करना लीगल ऑब्लिगेशन। अब मैं आपको अपने घर बुलाई हूँ फॉर सम इनविटेशन, तो यहाँ पर हमारा इंटेंशन ही यही है कि इट्स जस्ट अ सोशल गैदरिंग। इसमें हमारे लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने की कोई नहीं है ना। आप नहीं आएंगे तो मैं थोड़ा ना कोर्ट जाऊँगी, ये मेरी पार्टी में नहीं आए हैं तो मैं इन्हें सू करूँगी, या मैंने अपनी पार्टी कैंसिल कर दी तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे कि अरे इन्होंने मेरी पार्टियाँ बुलाए थे और ये आए नहीं है, इन्होंने पार्टी कैंसिल कर दी, मैं तो रेडी होके बैठ गया था, वहाँ पहुँच भी गया था, मैंने बड़ा अच्छा गिफ्ट खरीद लिया था सब कुछ, बट इन्होंने लास्ट टाइम पे पार्टी कैंसिल कर दी है। तो यहाँ पर पार्टीज़ का इंटेंशन नहीं है लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट करने का। क्लियर हुआ मैं जो बताना चाह रही हूँ? ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है? प्रोसेस, प्रोसेस एज सच वर्बल भी है। कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिटर्न ही हो, ओरल भी हो सकता है, लेकिन ओरल में चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी हैं। कोई नहीं कहता है कि आपको सिर्फ रिटर्न एग्रीमेंट करना है, लेकिन लोग रिटर्न, तो इसीलिए लोग फॉर सेफ एविडेंस के लिए या अपने आप को सेफ करने के लिए, एविडेंस बनाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग जनरली रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट्स में, एग्रीमेंट्स में जहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई है वहाँ पर रिटर्न एग्रीमेंट्स में एंटर करते हैं, क्योंकि ज़बान की बात जिन लोगों के बीच में रहती है सिर्फ उनके बीच में रहेगी, उसे आप कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, प्रूफ तो कर सकते हैं, लेकिन फिर लोगों को दोनों को ट्रू टू देमसेल्व्स होना पड़ेगा, अपने शब्दों में ट्रू होना पड़ेगा, तो थोड़ा ज़्यादा उसका थ्रेशोल्ड है उसको प्रूव करने का, राइट? अब करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं तो लोग बात पे तो नहीं बैठेंगे ना, ऑब्वियसली रिटर्न पर होना चाहिए। ठीक है, अभी ये हमारा थोड़ा ही समझ में स्टार्टिंग बस हुई है। अब कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होंगे, वो आप लोग मुझे कल बताइएगा क्लास में, नेक्स्ट क्लास में पढ़कर आइए और बताइए कि कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ वो क्या होंगे। वो होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। जो आप लोग को बताना है कि एग्रीमेंट्स विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ वो क्या होंगे, और एग्रीमेंट्स जो कि एनफोर्सेबल किसी एक पार्टी ही एनफोर्स करवा पाएगी, विच इज़ एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ ओनली वन पार्टी, तो वो क्या होंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, बिल्कुल सामने ही लिखा है, बस पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, रीड करके आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बस आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद भी पढ़ना है लेकिन इतना मैंडेटरी नहीं है कि आपको बिल्कुल सारी चीज़ें, ये रीड करके आएंगे आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। क्लियर है? एनी डाउट्स? ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन स्टूडेंट्स है या नहीं है कोई? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके, नो क्वेश्चंस, ठीक है, फिर हम क्लास को बंद करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, मिलते हैं, और प्लीज़ रीड करके आइएगा।